वैसे ये गमछा बड़े काम की चीज़ है। अगर गर्मी आए तो लू के थपेड़ों से बचने के लिए चेहरे पे बांध लो, और सर्दियां हों तो इसे कानों से लेने के बाद, कान ढकने के बाद सर्दियों से बचा जा सकता है। मगर आज की कहानी में एक व्यक्ति ने इस गमछे का ऐसा इस्तेमाल किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और एक दो नहीं, कई जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। जिसने भी इस गमछे के बारे में सुना वो देखकर हैरान रह गया था। जिसने भी इस गमछे के बारे में सुना वो परेशान हो गया था, क्योंकि उस व्यक्ति के गले में ये गमछा 1-2 साल से नहीं था, लगभग 10 साल से इसी गमछे को वो देख रहे थे। ऐसा ही गमछा बांधकर वो व्यक्ति रहता था, और जब उसने उस घर में फ़ोन किया, काश वो फ़ोन नहीं करता तो ये राज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाता। मगर ये राज नहीं रहा, अब ये बात पूरे ज़माने को पता चल गई है। दरअसल वो व्यक्ति एक घर की बुज़ुर्ग महिला को, उस बुज़ुर्ग महिला से उस व्यक्ति की दोस्ती होती है, और वो फ़ोन करके कहता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही है, वो तो कद की मर चुकी है। बुज़ुर्ग महिला कहती है कि कहाँ है, उसे दिखा तो दो। और जब दिखाते हैं तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी को होती है तो पुलिस को होती है। क्या पुलिस भी कभी परेशान होती है? मगर आज की इस घटना में पुलिस सबसे ज़्यादा परेशान थी, सबसे ज़्यादा हैरान थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला लगता है पलवल, और इसी पलवल का एक गांव लगता है घोरी चांद। दरअसल एक लड़की बचपन से ही अपनी नानी के यहाँ फरीदाबाद के गांव भोपानी में रहकर पढ़ाई कर रही थी, और पढ़ाई कर रही थी, पास में ही उसकी मौसी का भी घर है। जब नानी के घर में मन नहीं लगता था तो वो अपनी मौसी के घर चली जाया करती थी। 30 दिसंबर की सुबह के आसपास का वाकया है। वो अपनी नानी से कहती है, नानी जी मैं मौसी जी के यहाँ जा रही हूँ और अभी आ जाऊँगी कुछ देर के बाद। रोज़मर्रा की बात थी, नानी के लिए कोई नई बात नहीं थी। कुछ ही दूरी यानी कि 200-250 मीटर के आसपास मौसी का घर था। चली जाती है। नानी इंतज़ार कर रही थी, कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन वापस लौट कर नहीं आती, तो नानी की चिंता बढ़ने लगती है। स्वाभाविक है, एक 21 साल की लड़की जो अभी BA 3rd ईयर में पढ़ रही है, नाम उसका रिया है, अचानक से गायब हो जाए तो किसी की भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, और वैसे भी लड़की हो तो वाकई बढ़ना लाजमी है। मौसी से पूछा जाता है, मौसी मना कर देती है। फिर अब बात नानी तक थी, फिर मौसी तक पहुंच जाती है, और बात फिर उसके गांव घोरी चांदी पहुंच जाती है। उसकी माँ, उसके पापा से पूछा जाता है तो कहते हैं हमें भी कोई जानकारी नहीं है। परिवार वालों ने ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहां उस बेटी को तलाशने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे करके घंटे दर घंटे गुजर रहे थे, मगर उस बेटी का कहीं पता नहीं चल रहा था। इसके बाद ये परिवार के लोग इकट्ठा होकर भूपानी थाना है वहाँ जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराने की बात करते हैं। मगर पुलिस अमूमन जैसे सोचती है, इस मामले में भी पुलिस ने वैसे ही सोचा। कहा कि किसी के साथ चली गई होगी। अनाप शनाप तरह की बात जब पुलिस ने की तो घर वालों को बहुत गुस्सा भी आया, बहुत परेशानी भी हुई, मगर पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की थी। बताया जाता है कि जब परिवार वालों ने बहुत ज़्यादा दबाव दिया तब कहीं जाकर गुमशुदगी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, और फिर वो अपने तरीके से उस बेटी को तलाशने में तमाम कोशिशें कर रहे थे। और तमाम कोशिशों के बीच एक फ़ोन आता है। फ़ोन किसी और का नहीं था बल्कि नानी के साथ सत्संग में जाने वाला एक बुज़ुर्ग व्यक्ति है, जिसकी उम्र अभी लगभग 55 साल के आसपास है। उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने फ़ोन किया कि बहन जी कैसी हैं आप? कहती हैं भैया मैं ठीक हूँ। कह रहा लाली का कहीं पता कुछ चला कि नहीं चला? बोले लाली का अभी कहीं पता नहीं चला। बोले लाली तो अभी इस दुनिया में है ही नहीं, वो तो कद की मर चुकी है, मैंने तो उसे बहुत करीब से देखा है। जब ये बात कहता है वो व्यक्ति तो ये फ़ोन कॉल रिकॉर्ड हो जाता है, और रिकॉर्ड होने के बाद अब कहीं ना कहीं नानी की और उस परिवार के लोगों की चिंता बढ़ने लगती है, वो परेशानी बढ़ने लगती है कि आखिरकार ये व्यक्ति इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकता है कि वो कद की मर चुकी है और उसने उसको अपनी आंखों से देखा है। ये रिकॉर्डिंग लेके सीधा वो भूपानी थाने पहुंचते हैं, और भूपानी थाने के बाद इस इंस्पेक्टर से कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब ये फ़ोन देख लीजिए। पुलिस अब उसके व्यक्ति की तलाश में जुट जाती है, और वो व्यक्ति कहीं और नहीं बल्कि बाजीपुर के पास 5 जनवरी को मिल जाता है।
उस व्यक्ति से जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश करती है, बातचीत करने की कोशिश करती है, तो व्यक्ति से पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ है वो लड़की, कैसे मरी? तो कहता है कौन सी वाली घटना की बात कर रहे हो? पुलिस वाले बार बार उसी घटना की बात कर रहे हैं। गले में गमछा पड़ा हुआ है, वही उसने गले में, जैसे मैंने अभी शुरुआत में अपने गले में डाला हुआ था। पुलिस बात कर रही है रिया की, वो बात कर रहा है कुछ और। पुलिस जब उसके बारे में उसकी देखती है तो वो बड़ा गुमसुम सा है, शांत स्वभाव है, बुजुर्ग आदमी है, 54 साल की उम्र है, सिंगराज उसका नाम है, जसाना का रहने वाला है। पुलिस उससे कुछ पूछना चाहती है, वो बताना कुछ और चाहता है, मगर जब बताता है तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस के पैरों तले जो ज़मीन थी वो खिसक जाती है। बड़े बड़े ऑफिसर मौके पर आने लगते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर अब जानने लगे हैं कि ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है। दरअसल वो कहता है कि सन 1986 में एक छायासा थाना क्षेत्र है, उसका गांव जसाना पड़ता है। 1986 में उसने अपने सगे चाचा और चचेरे भाई का सर कलम कर दिया था। जब सर कलम कर दिया था तो उसे मुंडकटा के नाम से गांव के लोग बुलाने लगे थे। गांव से इसके परिवार का, इसके घर वालों का दाना पानी भी ख़त्म कर दिया था। शादी ब्याह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गांव में, परिवार में, उनसे बिल्कुल अलग कर दिया था। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज दिया। मामला जब ट्रायल पे चला तो इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगे थे। जब ठोस सबूत हाथ नहीं लगे तो कोर्ट ने इसको बाइज्जत बरी कर दिया और ये अपने घर वापस आ गया, क्योंकि गांव से हुक्का पानी पूरी तरह से बंद हो चुका है। गांव वालों ने इसे अपने गांव में घुसने ही नहीं दिया। तब ये निकल जाता है 2 पैसे कमाने के लिए, कुछ अपना पेट भरने के लिए, और सीधा पहुंच जाता है फरीदाबाद के सेक्टर 17 में, और सेक्टर 17 में रहता है। सेक्टर 16 में एक सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ सिटी हॉस्पिटल में ये इसी हॉस्पिटल में रहता भी है, और इसी हॉस्पिटल में वो यहाँ की चौकीदारी करता है, गार्ड का काम करता है पिछले 10 साल से। मैं गलती से सेक्टर 17 बोल गया, वो सेक्टर 16 में ही रहता है। और यहीं से ये व्यक्ति एक अच्छे इंसान के रूप में पब्लिक में जाना जाता था, पब्लिक में पहचाना जाता था। यहीं पर इसकी रिया की नानी से इसकी दोस्ती हो जाती है, और गाहे बगाहे जब भी मन करता था तो इस सत्संग में दोनों बुजुर्ग व्यक्ति साथ साथ चले जाया करते थे। यहीं से इसकी, रिया की नानी से इसकी दोस्ती भी हो जाती है। दोस्ती की बात ये बताता है, लेकिन पुलिस पूछती है कि हम रिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो रिया के बारे में पूछते हैं तो फिर वो कहता है कि रिया, अच्छा रिया की बात कर रहे हैं। तो फिर वो उसी स्टोरी पे आता है, अपनी उसी जगह पर पहुंच जाता है। वो कहता है कि ये बात है 16 दिसंबर 2019 की, चाय वाले से मेरा झगड़ा हो गया था। जब झगड़ा हो गया था महज एक बिस्किट के लिए, एक बिस्किट के रुपयों के पैसे के लिए। वो बिस्किट के पैसे नहीं दे पा रहा था, चाय वाले ने इसको जलील करना शुरू कर दिया। शायद बताया ये भी जाता है कि उसने इसको पीट दिया था। जब पीट दिया तो इसके मन में एक टीस थी, एक तकलीफ थी कि आखिरकार चाय वाला उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। चाय वाले की एक बेटी थी 14 साल की, और उस बेटी को वो एक दिन, क्योंकि इसके मन में ये बात है, उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले जाता है। वो बेटी क्योंकि उसके पास जाता था, उससे मिलता था, चाय पीता था, वो जानती थी ये तो बाबा जी हैं, अंकल जी हैं, इन्हें तो मैं जानती हूँ। और ये व्यक्ति उस 14 साल की लड़की को उसी सिटी हॉस्पिटल के उसी कमरे के अंदर लेके जाता है जिस कमरे में ये रहता था। ये बात किसी को भी पता नहीं चलती है। 2 दिन लड़की उसके साथ रहती है, और 2 दिन साथ रहने के बाद उसके साथ वो सब कुछ करता है जो शायद एक व्यक्ति को, एक आदमी को किसी बच्चों के साथ, किसी के साथ नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ करना चाहिए जिनके साथ समाज या फिर कानून परमिशन देता है, अनुमति देता है। अब उसे लगा कि ये लड़की शायद ये बात खोल देगी या पोल खुल जाएगी, तो उसने उसी गमछे से उस लड़की को गला दबाकर उसकी हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। और जैसे ही दिन निकलता है, दिन निकलने से पहले ही उस लड़की को वो एक बोरी में एक गठरी बांधता है और अपनी साइकिल पर रखता है, और आगरा नहर में जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, फेंक देता है। अब उस लड़की की सब जगह तलाश की जाती है, मगर उस लड़की का पता नहीं चलता है। पुलिस फिर उसको डांटती है, हम बात रिया की कर रहे हैं, तुम क्या बात कह रहे हो, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद वो कहता है रिया की बात कर रहे हैं। तो फिर आगे उसकी कहानी बढ़ती है, और वो फिर पहुंचता है, कहता है कि अगस्त 2020 की बात है, एक जब चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई किसी से मिल नहीं रहा था, सब शांति वाला एरिया था। तब एक 12 साल की लड़की कुछ सामान की खरीदारी करने के लिए अपने घर से निकलती है, और सामान को खरीदने के लिए दुकान से वापस अपने घर जा रही थी। सुनसान इलाके में ये बुजुर्ग व्यक्ति 54 साल का, जिसका नाम सिंगराज है,
उस बेटी को अपने पास बुलाता है, कहता है बेटा इधर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और बड़े प्यार से उस बेटी को बुलाया था। उस बेटी को वैसे ही लेके जाता है उस कमरे के अंदर जैसे क्या अब से पहले उस चाय वाली की बेटी को लेकर गया था, और वहाँ ले जाकर उसके साथ वो उसे भी 2 दिन बांध के रखता है, और 2 दिन उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था, और वही गंदा काम जो उसने पहली वाली लड़की के साथ किया था वही काम इसने इस दूसरी वाली लड़की के साथ भी वैसे ही काम किया। जब 2 दिन में इसका जी भर जाता है, मन बहल जाता है, उसको भी उसी गमछे से मौत के घाट उतारता है। अगले ही दिन जब दिन निकलने से पहले पहले उसको बोरी में बंद करता है, साइकिल पर रखता है और फिर आगरा की नहर में जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। वक्त आगे बढ़ने लगता है, पुलिस वाले परेशान हैं, कहते हैं कि हम रिया की बात कर रहे हैं और तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो, रिया के बारे में पूछ रहे हैं। आखिरकार रिया कहाँ है? रिया वो व्यक्ति बड़े गुमसुम सी हालत में है, बताने वाला है हाँ आप रिया की बात कर रहे हैं। फिर जैसे कोई व्यक्ति जैसे नींद से टूटता है, नींद से जागता है, फिर उसकी कहानी आगे बढ़ने लगती है और फिर बात करता है मई 2021 की, और वो कहता है कि इसी सिटी हॉस्पिटल के अंदर एक 15 साल की लड़की झाड़ू पोछे के काम करने के लिए आया करती थी, साफ सफाई करती थी। न जाने किस बात पर उस लड़की को इस हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है, और वो लड़की अपनी माँ से ये कह के आती है कि माँ मेरे कुछ पैसे हॉस्पिटल पर हैं, मैं अपनी उधारी लेने के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ। और जैसे ही वो उधारी के पैसे लेकर हॉस्पिटल से निकली थी, बाबा जी ने उसको फिर रोक लिया। बाबा जी के बोले बेटा तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती नहीं अंकल जी मुझे कहीं नहीं जाना है, अपने घर जा रही हूँ, मेरे पैसे थे वो लिए थे। उसके बाद कहते हैं बेटा मेरा एक छोटा सा काम है, और एक छोटे से काम का बहाना करके वो बुजुर्ग व्यक्ति ने जिसकी उम्र लगभग 54 साल थी उसको उसी कमरे में ले जाता है। वैसे ही चाय वाले की बेटी के साथ जैसे करता है, वैसे ही जो उस 12 साल के बच्चे के साथ करता है, वैसे ही इस सफाई कर्मचारी के साथ भी वही उसी अंदाज में उसी तरीके से गंदा काम करता है, गलत काम करता है, और उसको भी उसी गमछे से मौत के घाट उतार कर उसकी बॉडी को नहर में डाल देता है। क्योंकि अभी तक 3 लोग 3 साल में 19, 20 और ये 21 में गायब हो जाते हैं। 3 लड़कियां। इन घर वालों की तरफ से मुकदमे भी दर्ज कराए जाते हैं, मगर पुलिस को डेड बॉडी मिलती ही नहीं है और वो नहर में बह जाती हैं। इसलिए इस मामले में पुलिस आज तक कोई भी खोज खबर कुछ भी कर नहीं पाई थी। जब पुलिस ने रिया के बारे में बात करने से पहले ही इस व्यक्ति से बात कर रही है, तो सेक्टर 17 के जो थानेदार हैं वहाँ पर फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद पूछती हैं कि क्या ये बात सच है? पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ गुमशुदगी तो दर्ज है, लेकिन ऐसा हुआ था हमें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने अगर मामले को गंभीरता से लिया होता, भूपानी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया होता, सेक्टर 17 की पुलिस ने अगर मामले को गंभीरता से लिया होता, तो ये व्यक्ति कोई कहानी नहीं सुना रहा होता। और अभी रिया की कहानी सामने आई ही नहीं थी। रिया के बारे में बात चल ही पुलिस जानना चाहती है, वो और कहानी बता रहा है। यानी कि अब तक उसने अपने चाचा और एक चचेरा भाई और 3 लड़कियों का मर्डर वो कर चुका है। अब तक कुल मिला के 5 हो चुके हैं। रिया की कहानी सामने आ ही नहीं रही थी, और जैसे जैसे ये कहानी आगे बता रहा है वैसे वैसे पुलिस के रोंगटे खड़े हो रहे थे। पुलिस की भी सांसें उखड़ने लगी थी कि एक व्यक्ति हमारे ही इर्द गिर्द रहता है, हमारे ही पास में रह रहा है, लोगों के बीच में रहता है, सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं जाते हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर ये व्यक्ति 10 साल से यहाँ रहने के बाद भी वो आखिरकार क्यों नहीं पकड़ा जाता? पुलिस फिर उससे सख्ती से पूछताछ करती है, कहती है कि हम रिया के बारे में पूछ रहे हैं। तब जाकर कहीं वो रिया के बारे में बात करता है, और जो बात करता है तो वैसे ही रोंगटे खड़े होने वाली बात थी। दरअसल ये रिया की नानी से 2 साल से इसकी दोस्ती थी, सत्संग में आता था जाता था, और इसी रिया के साथ भी इसके वैसे ही रिलेशन हो जाते हैं जैसे क्या एक बड़े बुजुर्ग के साथ बच्चों के रिलेशन होते हैं। वो बड़े प्यार से इनका ख्याल रखती थी, कभी घर आते थे तो चाय भी पिलाया करती थी, कभी घर आते थे तो खाना भी खिलाया करती थी। जब ये अपनी मौसी के यहाँ पर जा रही थी तभी इस व्यक्ति सिंगराज जो कि जसाना का रहने वाला है, उसकी नज़र इस बेटी पे पड़ जाती है। वो कहता है बेटी रिया तुम कहाँ जा रही हो, तुमसे एक ज़रूरी काम है। रिया जैसे ही आगे बढ़ रही तो रुक जाती है, हाँ बाबा बताइए। और वो बाबा उस लड़की को लेकर अपने साथ चला जाता है, और साथ जाने के बाद उसके को हाथ पैर बांधकर उसके साथ वो मनचाहा घिनौना काम जिसकी उसको आदत थी, जो वो काम करता था, उसके साथ भी वही काम करता है। और वही काम करने के बाद 2 दिन यानी कि 30 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021 तक उसे अपने साथ रखता है। 2 दिन तक वो बेटी जिंदा रहती है। 2 दिन के बाद यानी कि 31 तारीख की रात को जब लोग नया साल मना रहे थे, तब उसने इसके साथ उसी गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद उस बेटी को बोरी में बंद करने के बाद साइकिल पर रखकर सीधा वहाँ छोड़कर आता है। और छोड़कर आने के बाद इस बेटी को वो नहर में बहा नहीं पाता,
दरअसल ये इसकी जो लाश है, इसकी जो डेड बॉडी है, वो झाड़ियों में अटक जाती है। पहले दिन वो उसे फेंक जाता है और अगले दिन फिर आता है और उससे अगले दिन फिर आता है, यानी कि 1 जनवरी और 2 जनवरी को वो आता है, उसके पास बैठता है, देखता है, एक लकड़ी लेकर उस लकड़ी से उस बोरी को आगे पानी में बहाने की कोशिश करता है, उस लड़की को आगे बहाने की कोशिश करता है, पर वो बहती नहीं है। यहाँ से वो उसका फ़ोन भी अपने साथ लेके जाता है। जब घर वाले बहुत परेशान हैं, नानी ने इससे पूछा भी था, सिंहराज क्या तुमने हमारी बेटी को देखा है? तो सिंहराज उस टाइम तो बताता नहीं है, न जाने क्यों इसके दिमाग में आता है और वो नानी को फ़ोन कर बैठता है। नानी से कहता है कि पता है रिया कहाँ है? नानी कहती है कहाँ है? वो तो कब की मर चुकी है, वो तो मैंने अपनी आँखों से देखा है उसको। वो इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है क्योंकि उसने उसको मारा था, क्योंकि उसी ने उसको मार के उस नहर में फेंका था जो आगरा की नहर थी। फ़िलहाल रिया अब हम लोगों के बीच में नहीं है, रिया अब मर चुकी है। पुलिस ने जब उसका पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सब बातें आती हैं जो शायद नहीं आनी चाहिए थे। वो व्यक्ति को बाबा मानती थी, अपना बुज़ुर्ग मानती थी, अपनी नाना की तरह मानती थी, और उसी व्यक्ति ने उस रिया को हमेशा हमेशा के लिए न केवल मौत की नींद सुलाया, बल्कि इसके घर के परिवार के जो सपने थे अपनी बेटी को लेकर, पढ़ाने लिखाने के लिए इसको फरीदाबाद भेजा था अपनी नानी के पास, ताकि वो अच्छी एजुकेशन हासिल करके कामयाब हो जाएगी, कुछ बन जाएगी। वो सारे सपने धरे के धरे रह गए। मगर जो भी इस घटना में हुआ है वो वाकई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। उस बुज़ुर्ग के मासूमियत को देखकर कोई भी यकीन नहीं कर रहा है, उसके गमछे को देखकर कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। सैकड़ों लोग उसको देखते थे। जब लोग हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आया करते थे तो आसपास के लोगों के बीच में वो रहता था। कोई भी यकीन नहीं कर रहा है कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति आखिरकार कैसे ये सब कर सकता है। दोस्तों आपको बताता चलूँ, 1986 में जब इसने अपने चाचा का और चचेरे भाई का कत्ल किया था, उनका मर्डर किया था, तो पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए थे। वैसे ही 2019, 2020 और 2021 में जो इसने 3 कत्ल किए हैं, उनके भी पर्याप्त सबूत मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये तो खैर नहीं पता, लेकिन रिया के मामले में पुलिस को पर्याप्त सबूत मिले हैं। इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके आधार पर पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि इस व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि जब पुलिस को ये मालूम होता है कि ये सीरियल किलर है, इसने क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक लोगों को मारा है, काश के पुलिस ने सही से काम किया होता 1986 में, तो शायद ये व्यक्ति कभी जेल से बाहर आता ही नहीं और जो 4 लड़कियों की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, उनके परिवार में जो इतना बड़ा दुख देखने को मिला है, शायद कभी मिलता भी नहीं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप अपने आसपास लोगों पर भरोसा तो करें, लेकिन इतना भी ना करें कि बिल्कुल अपनी आंखें मूंद लें, आंखें बंद कर लें। आज कुछ लोगों का जन्मदिन है। आज 12 जनवरी 2022 से प्रकाश प्रदर्शनी हैं, मुकेश कुमार हैं और राहिल मलिक हैं। ये राहिल मलिक संभल यूपी के रहने वाले हैं। इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।